यह कहानी एक छोटे से गांव रामनगर की है, जहां सूरज की पहली किरण के साथ ही किसान अपने खेतों की ओर निकल पड़ते थे। गांव में रामू नाम का एक गरीब और ईमानदार किसान रहता था। वह दिन रात कड़ी मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसकी बेटी रानी की दवाई के लिए उसके पास पूरे पैसे नहीं हो पा रहे थे। रामू की पत्नी कावेरी अपनी बेटी की बिगड़ती हालत देखकर बहुत चिंतित थी। कावेरी, रानी की तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। उसकी सांसें बहुत तेजी से चल रही हैं और बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। मुझे डर है कि अगर हमने जल्द कुछ नहीं किया तो हम उसे खो देंगे। मैं जानती हूँ रामू, हमने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, खेतों में दिन रात काम किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है। लगता है हमारी किस्मत में यही लिखा है। नहीं कावेरी, अभी हिम्मत मत हारो। मुझे लगता है कि हमें सरपंच सुंदरलाल से मदद मांगनी चाहिए। आखिर वो गांव के मुखिया है, उनका फर्ज बनता है कि वो हमारी मदद करें। क्या तुम सच में सोचते हो कि वो हमारी मदद करेंगे? वो तो बहुत लालची हैं। उन्होंने आज तक किसी की मदद नहीं की, सिवाय अपने फायदे के। वो हमारी गरीबी का भी फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर वह थोड़े पैसे भी दे दें तो रानी का इलाज हो सकता है। हमें कोशिश करनी चाहिए। रानी के लिए हमें यह आखिरी उम्मीद भी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर तुम कहते हो तो ठीक है, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं। उनसे मिलने के बाद हमें निराशा ही मिलेगी, पर फिर भी हमारी बेटी के लिए ये आखिरी कोशिश तो कर ही सकते हैं। मैं अभी जाता हूँ। तुम रानी का ध्यान रखो और हिम्मत रखो। मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करके ही लौटूंगा। अपने घर से निकलकर रामू सरपंच सुंदरलाल की आलीशान हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के बाहर खड़े होकर रामू ने देखा कि सरपंच एक आरामदेह कुर्सी पर बैठे हुए हुक्का पी रहे थे और अपने नौकरों को काम करने के लिए डांट रहे थे। रामू के साधारण कपड़े और धूल भरे पैरों ने उस भव्य माहौल में एक बेमेल दृश्य बना दिया था। सरपंच साहब, नमस्कार। मैं रामू और गांव का किसान। मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी काम था। मेरी बेटी रानी को तेज बुखार है और उसे तुरंत दवाई और इलाज की ज़रूरत है। हाँ, मुझे पता है तुम गरीब किसानों को मुझसे क्या काम होता है। फालतू बातें मत करो, सीधे मुद्दे पर आओ। मैंने तुमसे कोई मुफ्त का सौदा नहीं किया है। मालिक, मैं आपसे कुछ पैसों का कर्ज चाहता था। ये मेरा आपसे वादा है कि मैं आपके खेतों में दिन रात काम करके एक एक पैसा चुका दूंगा। बस आप मेरी बेटी की जान बचा लीजिए। मैं आपका जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। तुम्हारे जैसे किसानों की मेहनत से मेरा पेट नहीं भरता रामू। मैं एक व्यापारी हूँ। मैं पैसे के बदले में कुछ लेता हूँ। अगर तुम्हें कर्ज चाहिए तो तुम्हें अपनी पूर्वजों की जमीन के कागजात मेरे पास गिरवी रखने होंगे। क्या कह रहे हैं मालिक? वह जमीन मेरे बाप दादाओं की निशानी है। उसी से हमारा घर चलता है, उसी से हमारा पेट भरता है। अगर मैंने वो जमीन दे दी तो हम कहाँ जाएंगे? तुम्हारी बेटी मर रही है रामू। एक तरफ तुम्हारी बेटी की जान है और दूसरी तरफ जमीन का एक टुकड़ा। ज्यादा जरूरी क्या है? तुम्हें क्या लगता है फैसला तुम्हारे हाथ में है? मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या अब रामू सरपंच की शर्त मानेगा या कोई और रास्ता ढूंढेगा? रात हो चुकी थी और कावेरी अपनी बेटी के सिरहाने बैठी रामू का इंतजार कर रही थी। जब रामू धीरे धीरे अपनी झोपड़ी में दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर निराशा और थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसके कंधे झुके हुए थे और उसकी आंखें खाली थीं। कावेरी उसे देखकर तुरंत समझ गई कि कुछ ठीक नहीं हुआ। रामू, क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? क्या सरपंच साहब ने तुम्हारी मदद नहीं की? जल्दी बताओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। रामू, बोलो ना, तुम खामोश क्यों हो? क्या उन्होंने हमारी मदद करने के लिए कोई शर्त रखी है? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि अगर मुझे पैसे चाहिए तो मुझे अपनी पूर्वजों के जमीन कागजात उनके नाम करने होंगे। वो जमीन जिस पर हमारे बाप दादाओं ने खून पसीना बहाया था। क्या उस इंसान का दिल पत्थर का है? अपनी बेटी को बचाने के लिए मैं अपनी जान दे सकती हूँ, लेकिन हमारे परिवार की आखिरी निशानी, वो जमीन, मैं वो कैसे दे सकती हूँ? मैं भी यही सोच रहा था।
कावेरी, एक तरफ रानी की जान है और दूसरी तरफ हमारा अस्तित्व। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, मैं क्या करूं? हमें हार नहीं माननी चाहिए रामू। हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। गांव के पास वाले शहर में मैंने सुना है कि एक ईमानदार अधिकारी आया है जो गरीबों की मदद करता है। हमें उनके पास जाकर अपनी सारी बात बतानी चाहिए। अगली सुबह रामू और कावेरी ने बिना कुछ खाए पिए शहर की तरफ निकलना शुरू किया। उनका मन आशा और डर के बीच झूल रहा था। गांव से शहर का रास्ता लंबा और धूल भरा था, लेकिन उनकी आंखों में अपनी बेटी को बचाने का संकल्प था। जब वे शहर पहुंचे तो बड़े बड़े भवन और तेज भागती गाड़ियां देखकर वे थोड़ा घबरा गए, लेकिन हिम्मत करके उस सरकारी दफ्तर की ओर बढ़े जिसके बारे में कावेरी ने सुना था। कावेरी, क्या हम सही कर रहे हैं? मैंने कभी किसी इतने बड़े अधिकारी से बात नहीं की। क्या वो हमारी बात सुनेंगे? क्या हमें उनके पास जाना भी चाहिए? मुझे डर लग रहा है। डरने से कुछ नहीं होगा रामू। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। सरपंच ने हमारी पूर्वजों की जमीन छीनने की बात कही है। हमें ये आखिरी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हमें अपनी सच्चाई पर भरोसा रखना होगा। वे आखिरकार उस विशाल सरकारी दफ्तर के बाहर पहुंचे। एक सिपाही दरवाजे पर खड़ा था। रामू और कावेरी की गरीबी देखकर उसने उन्हें अंदर जाने से रोका। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? ये कोई धर्मशाला नहीं है। साहब से मिलने के लिए पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। जाओ यहाँ से। साहब, मैं एक गरीब किसान हूँ। मुझे और मेरी पत्नी को एक बहुत ज़रूरी काम है। हमारी बेटी की जान खतरे में है। आप बस हमें एक बार उनसे मिलने का मौका दे दीजिए, बस 5 मिनट। हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमारी बात सुनी नहीं जाएगी। हमारा मामला कोई साधारण बात नहीं है। ये जिंदगी और मौत का सवाल है। क्या आपको एक गरीब की पीड़ा दिखाई नहीं देती? क्या हो रहा है यहाँ? तुम दोनों इतना क्यों चिल्ला रहे हो? अधिकारी की शांत आवाज सुनकर सिपाही पीछे हट गया। अधिकारी का नाम विजय सिंह था और उनके चेहरे पर धैर्य और ईमानदारी झलक रही थी। उन्होंने रामू और कावेरी को देखा और उन्हें अपने दफ्तर के अंदर आने का इशारा किया। उनके व्यवहार में सरपंच जैसी कोई अकड़ नहीं थी, बल्कि एक सच्चा सम्मान था, जिसे देखकर रामू और कावेरी की हिम्मत लौट आई। आप दोनों अंदर आइए। मुझे बताइए कि आप इतनी दूर से इतनी परेशानी में क्यों आए हैं। आप बेझिझक अपनी बात कहिए। यहाँ किसी से डरने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद साहब। हमारा नाम रामू है और ये मेरी पत्नी कावेरी है। हमारी बेटी रानी बहुत बीमार है और गांव के सरपंच सुंदरलाल ने उसके इलाज के लिए मदद करने से मना कर दिया। उन्होंने हमसे कहा कि अगर हमें पैसे चाहिए तो हमें अपनी पूर्वजों की जमीन उनके नाम करनी होगी। हाँ साहब, उस लालची इंसान ने हमारी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की। वो जानता है कि वो जमीन ही हमारी जिंदगी का सहारा है, फिर भी उन्होंने हमें इस मुश्किल में डाल दिया। हमें लगा कि अब हमारी बेटी को बचाना नामुमकिन है। मुझे अब सब समझ आ रहा है। गांव के कुछ लालची मुखियाओं की शिकायतें अक्सर आती रहती हैं। आप दोनों ने अपनी बेटी को बचाने के लिए जो हिम्मत दिखाई है वह काबिले तारीफ है। आप परेशान ना हो, मैं आप दोनों को एक लिखित पत्र देता हूं। इसे लेकर आप अपने गांव के थानेदार के पास जाएं। मैंने इस पत्र में सारी जानकारी दी है। वो आपकी मदद करेंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सरपंच सुंदरलाल आपके साथ किसी तरह की बेईमानी न कर पाए। क्या आप सच में हमारी मदद करेंगे साहब? हम गरीब लोगों को कोई इतना आदर देगा, यह तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। आपका यह उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद साहब। आज आपने सिर्फ हमारी बेटी की जान नहीं बचाई है, बल्कि गरीबों को भरोसा भी लौटाया है। भगवान आपको लंबी उम्र दे। क्या अब सरपंच थाने में आकर अपनी गलती मानेगा या वह कोई और चाल चलेगा? अधिकारी विजय सिंह से मदद का पत्र पाकर रामू और कावेरी की आंखों में एक नई उम्मीद चमक उठी थी। वे वापस गांव की तरफ लौट पड़े। इस बार उनके कदम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थे। मन में एक ही विचार था कि अब उन्हें सरपंच के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। शाम होते होते वे गांव के थाने में पहुंचे, जो एक छोटी और पुरानी इमारत थी। रामू ने हिम्मत करके थानेदार के कमरे का दरवाजा खटखटाया। साहब नमस्कार,
मैं रामू हूँ और यह मेरी पत्नी है। हम शहर से आए हैं और हमारे पास आपके लिए एक चिट्ठी है जो एक बड़े अधिकारी साहब ने दी है। हाँ लाओ, मैं देखूं क्या है। वह पत्र लेता है और पढ़ते ही उसकी आंखों में हैरानी और गंभीरता आ जाती है। ये तो विजय सिंह साहब की चिट्ठी है, मामला गंभीर है। बैठो तुम दोनों, मुझे बताओ कि यह सब क्या हुआ। विजय सिंह साहब ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि तुम्हारे गांव का सरपंच सुंदरलाल बहुत बड़ा धोखेबाज है। हाँ साहब, मेरी बेटी बीमार है और उसके इलाज के लिए हमने सरपंच से कर्ज मांगा। उन्होंने बदले में हमारी पूर्वजों की जमीन के कागजात गिरवी रखने की शर्त रखी, जो हमारा सब कुछ है। साहब, सरपंच सुंदरलाल सिर्फ हमारे साथ ही ऐसा नहीं कर रहा है, वह सालों से पूरे गांव को लूट रहा है। सरकारी योजनाओं का पैसा खा जाता है और गरीबों को उनका हक नहीं देता। गांव में उसकी मनमानी चलती है। मैं इस गांव में ऐसा अन्याय नहीं होने दूंगा, अभी पता लगाता हूं। वह एक सिपाही को आवाज देता है। सिपाही, तुरंत सरपंच सुंदरलाल को थाने बुलाकर लाओ, मुझे उनसे बात करनी है। तुम दोनों घर जाओ और अपनी बेटी का ध्यान रखो। अब तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं देखता हूं कि अब कौन तुम्हारी जमीन पर हाथ डालता है। क्या अब सरपंच थाने में आकर अपनी गलती मानेगा या वह कोई और चाल चलेगा? थानेदार का सिपाही सीधे सरपंच सुंदरलाल की हवेली पर पहुंचा। सरपंच अपनी कुर्सी पर बैठकर गांव वालों पर अपनी धौंस जमा रहे थे। सिपाही की वर्दी देखकर सुंदरलाल थोड़ा हैरान हुए, लेकिन उन्हें लगा कि यह कोई सामान्य बात होगी। सिपाही ने थानेदार का आदेश सुनाया और सुंदरलाल अपनी अकड़ में थाने की ओर चल पड़े। वह सोच रहे थे कि थानेदार को उनसे जरूर कोई काम होगा। अरे थानेदार साहब, क्या बात है? आज आपने अपने सबसे खास गांव वाले को क्यों याद किया? मुझे लगा कोई सरकारी काम होगा जो मेरे बिना नहीं हो सकता था। सरपंच जी, आप अपनी खुशी को थोड़ा काबू में रखें, यह सरकारी काम ही है। मैं आपसे रामू नाम के एक किसान और उसकी जमीन के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। रामू, वह तो एक गरीब किसान है। ये आपके पास क्या शिकायत लेकर गया? उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए साहब। मैं तो गांव का मुखिया हूं, आप मुझ पर भरोसा करें। और यह लीजिए, ये आपके लिए एक छोटी सी भेंट है। अपनी यह भेंट वापस लीजिए। सरपंच, मैं यहाँ आप जैसे लोगों की सेवा करने नहीं, बल्कि कानून का पालन करने के लिए बैठा हूँ। मैंने शहर के अधिकारी विजय सिंह की चिट्ठी पढ़ी है, जिसमें आपकी धोखाधड़ी का साफ साफ जिक्र है। कौन सी चिट्ठी? मैं किसी विजय सिंह को नहीं जानता। वह रामू झूठ बोल रहा है। झूठ कौन बोल रहा है? मैं यह बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारी मनमानी बहुत हो गई सुंदरलाल। तुम्हारी सारी धोखाधड़ी और गरीबों के साथ की गई बेईमानी का हिसाब अब कानून करेगा। अब तुम यहां से हिलोगे नहीं। तुम पर धोखाधड़ी और शोषण का केस दर्ज किया जा रहा है। अब तुम्हें अदालत में अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। सरपंच सुंदरलाल की गिरफ्तारी की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब कुछ ग्रामीणों ने अपनी आंखों से पुलिस की गाड़ी देखी तो उनके मन में डर के साथ साथ एक अजीब सी राहत भी आई। लोग छोटे छोटे समूहों में इकट्ठा होकर कानाफूसी कर रहे थे। वहीं रामू और कावेरी अपनी झोपड़ी में रानी की देखरेख कर रहे थे। तभी कुछ ग्रामीण उनके दरवाजे पर आए। रामू भाई, हमें बहुत शर्मिंदगी हो रही है। जब तुम सरपंच के पास मदद मांगने गए थे तो हमें लगा था कि तुम उसकी धमकियों से डर जाओगे। हमें यकीन नहीं था कि तुम इतने बड़े आदमी को पकड़वा सकते हो। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है भाई। मैं तो बस अपनी बेटी की जान बचाने की कोशिश कर रहा था। यह तो उन ईमानदार अधिकारियों की वजह से हुआ है जिन्होंने हमारी बात सुनी और इंसाफ दिया। कावेरी बहन, तुम तो कहती थी कि सरपंच गरीबों को बहुत परेशान करता है। आज हमें समझ आ रहा है कि तुम सच कह रही थी। उसने मेरी जमीन का भी एक हिस्सा जबरदस्ती हड़प लिया था और हमें कभी भी इंसाफ नहीं मिला। अब आप सब डरना छोड़ दीजिए। सरपंच की मनमानी अब खत्म हो गई है। हमारी लड़ाई सिर्फ हमारी बेटी के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए थी। अब हम सब मिलकर अपनी आवाज उठा सकते हैं। रामू भाई, आज तुमने पूरे गांव को एक नई जिंदगी दी है। इतने सालों से हम सब उस लालची इंसान के डर से जी रहे थे। अब हम आजाद हैं।
रामू भाई, ये तो ठीक है, पर अब तुम्हारी बेटी रानी का इलाज कैसे होगा? हमें पता है कि सरपंच ने तुम्हें पैसे नहीं दिए। आप लोग चिंता मत करिए। जब मैंने सच और ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा तो मुझे यकीन है कि भगवान भी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। अब हम अपनी मेहनत से रानी का इलाज जरूर करवा लेंगे। रामू की बातों ने ग्रामीणों के मन में एक नई भावना जगा दी थी। वे समझ गए कि रामू की ईमानदारी ने सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि पूरे गांव की सरपंच के जुल्म से आजाद किया था। उनकी नजरों में अब रामू सिर्फ एक किसान नहीं बल्कि एक हीरो था। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और उनके चेहरों पर एक नया संकल्प दिखाई दिया। रामू भाई, आज तुमने हमें यह सिखा दिया कि सच की ताकत कितनी बड़ी होती है। सरपंच ने हमें सालों तक लूटा, पर तुम अकेले उसके सामने खड़े हुए। अब हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम सब मिलकर तुम्हारी बेटी रानी के इलाज के लिए पैसे इकट्ठा करेंगे। हाँ रामू भाई, यह लीजिए, मेरे घर में जो थोड़ा अनाज है आप उसे बेचकर पैसे ले लीजिए। तुमने हमें जो इज्जत दिलाई है उसकी कीमत किसी भी पैसे से ज्यादा है। आज से हम सब एक परिवार हैं। अब हम सिर्फ पैसे ही नहीं देंगे, हम सब मिलकर तुम्हारे खेतों में काम करेंगे मुफ्त में। तुम्हारी फसल भी हमारी फसल है। जब तक रानी ठीक नहीं हो जाती हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। नहीं, आप लोग ऐसा मत करिए। आप सब खुद ही इतने गरीब हैं। मैं आप लोगों पर और बोझ नहीं डाल सकता। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया था। रामू, ये बोझ नहीं है, ये हमारे गांव की नई जिंदगी की शुरुआत है। आप सबकी यह इंसानियत और मदद, ये किसी भी दौलत से ज्यादा है। रामू, यह एहसान नहीं है, ये हमारा फर्ज है। ये गांव जब हम सबका है। अब कोई सुंदरलाल हमें नहीं रोक सकता। ये हमारी जीत है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रानी अब जरूर ठीक हो जाएगी। ग्रामीणों ने जो कहा वह कर दिखाया। उन्होंने मिलकर कुछ ही घंटों में रानी के इलाज के लिए पर्याप्त पैसे जमा कर दिए। रामू और कावेरी अपनी बेटी को लेकर बिना किसी हिचकिचाहट के उसी शहर के अस्पताल की ओर चल पड़े। इस बार उनका दिल भय से नहीं बल्कि आशा से भरा था। अस्पताल पहुंचकर उन्होंने रानी को डॉक्टर को दिखाया। मुझे अभी भी डर लग रहा है रामू, क्या ये सब कुछ ठीक होगा? हमारे पास जो पैसे हैं क्या वो काफ़ी होंगे? हमारी रानी, क्या वो ठीक हो पाएगी? घबराओ नहीं कावेरी, गांव वालों ने इतनी उम्मीद और प्यार दिया है। उनकी नेकी और हमारी ईमानदारी, ये दोनों मिलकर हमारी बेटी को बचा लेंगे। हमें भगवान पर और अपने लोगों पर पूरा भरोसा रखना होगा। चिंता मत करिए, आप लोग सही समय पर यहाँ आ गए हैं। लड़की को सही इलाज की जरूरत है और हम अभी से उसकी देखरेख शुरू कर देंगे। डॉक्टर साहब, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है। ये गांव वालों ने मिलकर दिए हैं। क्या इतने में काम चल जाएगा? अरे, ये तो बहुत ज़्यादा है। गांव वालों की ये अच्छाई देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। आप परेशान न हो, मैं वादा करता हूँ कि रानी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। रानी, मेरी बच्ची, अब तुम ठीक हो जाओगी। भगवान ने हमारी सुन ली। इतने दिन का दुख अब खत्म हो गया। हाँ कावेरी, यह सब उस ईमानदारी का फल है जिसे हम हर हाल में पकड़े रहे। समय बीत गया। रानी पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और गांव में खुशियों का माहौल था। सरपंच सुंदरलाल के जेल जाने के बाद गांव में एक नया बदलाव आया था। अब लोगों में डर नहीं था बल्कि एक दूसरे के प्रति विश्वास और सहयोग की भावना थी। सभी ग्रामीणों ने मिलकर एक सभा बुलाई ताकि वे अपने गांव के लिए एक नया मुखिया चुन सकें। भाइयों और बहनों, हमने सालों तक एक लालची इंसान के जुल्म सहे हैं, लेकिन आज हम आज़ाद हैं। ये सब सिर्फ हमारे रामू भाई की हिम्मत और ईमानदारी की वजह से हुआ है। मेरा मानना है कि हमारे गांव का नया सरपंच रामू को ही बनना चाहिए। हाँ, मैं भी यही कहूंगा। रामू ने हमें सिखाया है कि एक सच्चा इंसान कितना शक्तिशाली हो सकता है। हमें ऐसे ही ईमानदार नेता की जरूरत है जो हम सबका भला सोचे, न कि सिर्फ अपने बारे में। नहीं भाइयों, मैं तो बस एक सीधा साधा किसान हूँ। मुझे राजनीति और मुखियागिरी की समझ नहीं है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ? तुम घबराओ मत रामू, तुम्हें किसी राजनीति की जरूरत नहीं है। तुमने हमें सिखाया है कि ईमानदारी ही सबसे बड़ी ताकत होती है।
और तुम्हें मुखियागिरी की भी समझ है, क्योंकि तुमने आज तक अपने परिवार की जिम्मेदारी अच्छे से निभाई है। कावेरी बहन बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमें तुम्हारे जैसे ही ईमानदार इंसान की जरूरत है जो सिर्फ हमारा मार्गदर्शन करे। हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम मिलकर इस गांव को बदलेंगे। आप सबका इतना विश्वास देखकर मैं भावुक हो गया हूँ। अगर आप सब मेरे साथ हैं तो मैं यह जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। हम सब मिलकर इस गांव को एक ऐसा गांव बनाएंगे जहां ईमानदारी से बढ़कर कोई दौलत ना हो और जहां हर इंसान अपने हक के लिए बिना डरे आवाज उठा सके। रामू और कावेरी ने उम्मीद नहीं छोड़ी और गांव वालों के साथ मिलकर अपनी बेटी को बचाया। जहां सच्चाई होती है वहां अच्छाई होती है, इसलिए इंसान को कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए।